में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड को सियासी तौर पे तो एक हॉट केक माना जाता है, लेकिन जब हकीकत की बात आती है, जमीनी तौर पर लोग वहां के हैरान परेशान क्यों हैं। देश में आतंकवाद को यूं तो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन आज हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं वो समस्या आतंकवाद से भी बड़ी है। जी, हम बात कर रहे हैं भुखमरी की समस्या की, जो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में पांव पसार रही है। हालात ऐसे हैं कि हर बरस गरीबी से तंग आकर 300 अन्नदाता यानी किसान खुदकुशी कर लेते हैं और लाखों लोग बुंदेलखंड छोड़कर यहां वहां चले जाते हैं, और उन एक बुंदेलखंडियों में मैं खुद भी हूं। यहां किसान की मौत के बाद मातम पसरा है। इस किसान ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली। बारिश न होने की वजह से फसल चौपट हो गई और खाने के लाले पड़ गए, तो किसान ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। लेकिन यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि साल में तकरीबन 300 बार ऐसा ही होता है। जी हाँ, बुंदेलखंड में तकरीबन हर साल 300 से ज्यादा किसान भुखमरी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के लिए तमाम सरकारी योजनाएं भी हैं, मगर उन सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इन किसानों के पांवों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। बुंदेलखंड अंचल में खेती और खनन के अलावा दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं है। यही वजह है कि रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। अब तक बुंदेलखंड के 32 लाख से ज्यादा लोग घर द्वार खेती बाड़ी छोड़कर पलायन कर चुके हैं। 2003 से लेकर के 2006 तक 1040 सुसाइड केस हुए, जिसमें सीधे तौर पर 86 किसान जो मरे हैं वो भुखमरी से मरे हैं, गरीबी से मरे हैं। ये बात अलग है कि जहाँ पे हम जब उनके घरों पर जाकर के देखते हैं, उनकी तंगहाली की स्थिति को देखते हैं, तो आत्महत्या के जो आंकड़े होते हैं वो अलग अलग तस्वीरों में नजर आते हैं। कहीं पे कर्ज होता है, कहीं पे साहूकारों की दबंगई होती है, कहीं पे जो है उनका कारण भुखमरी होती है। बुंदेलखंड के सभी हिस्सों से तकरीबन पलायन हो रहा है। अशिक्षा, कुपोषण, भूखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं का ना होना जैसी शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिससे बुंदेलखंड में रहने वाले गरीबों का वास्ता ना पड़ता हो। लेकिन जहां एक साल में भूखमरी से ही 300 से ज्यादा किसान काल के गाल में समा जाते हों और हमेशा मौत का मातम छाया रहता हो, वहां पानी, बिजली और सड़क जैसी दूसरी समस्याएं बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं। नेहा शर्मा के साथ सौरभ दुबे, समाचार प्लस। और ऐसी बात नहीं है कि बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में किसी को मालूम नहीं है। मालूम है, मीडिया में लगातार आता है, बल्कि सरकार को बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से पता है। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बुंदेलखंड के दौरे किए, सदन में बुंदेलखंड की समस्याओं को बकायदा उठाया गया, लेकिन उसके बाद कोई कारगर पहल नहीं की गई। हुआ क्या? नतीजा सिफर, ढाक के 3 पात। गरीबी और बदहाली के शिकार बुंदेलखंड को लेकर सदन में कई बार चर्चाएं हुई। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी ने बुंदेलखंड के तमाम दौरे किए और बुंदेलखंडियों की समस्याओं को सदन में उठाया भी, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। कोई समाधान नहीं निकला। हाँ, इतना तो सभी मानते हैं कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी की वजह से पलायन बहुत तेजी से हो रहा है।
और वर्तमान सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि बुंदेलखंड के सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूखा था। इस बार सूखे की जबरदस्त मार पड़ी है। अगर पीने के पानी का व्यवस्था नहीं होती है और फिर से यहाँ पर रोजगार के लिए सही तरीके से प्रबंधन नहीं किए जाते हैं, अगर सूखा राहत कार्य नहीं होते हैं, तो एक बार फिर से यहाँ की स्थिति बहुत अति दयनीय हो जाने की संभावना है। जब जिसका मन हुआ तब उसने बुंदेलखंड की गरीबी के नाम पर अपनी सियासत चमकाई और फिर चुनाव के बाद वापस बुंदेलखंड की तरफ पलट कर नहीं देखा। खंड से जो पलायन हो रहा है उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, दो हाथों के लिए काम नहीं है, पेट के लिए रोटी नहीं है। मुख्य यहाँ का बिजनेस है कृषि, किसान है और कृषि पर आधारित यहाँ कोई संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं। ना यहाँ बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। भले ही सरकार देश भर में खेती को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर करती हो, लेकिन कोई भी सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पाता, बल्कि योजना की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को मजबूर होकर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। जब खेती करने के लिए बीज नहीं होते तो किसानों के लिए मजदूरी करना मजबूरी बन जाता है। और यहाँ के किसान 20 रुपए में दिन भर अवैध खदानों में काम करते हैं या फिर किसी दूसरी जगह मजबूरी वश पलायन कर जाते हैं। सूखे के बाद लगातार पलायन हुआ, उसके लिए प्रयास हम लोगों ने केंद्र सरकार की तरफ से बहुत हुआ। राहुल जी ने पैकेज भी दिया, लेकिन जहां तक जमीनी कार्यान्वयन की बात है, देखिएगा पैसा मिलने के बाद भी तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने यहाँ कहीं कोई गंभीरता से प्रयास भी नहीं किया कि किस तरीके से इस पलायन को रोका जाए। जाहिर है यहाँ सस्ते दामों में दिन भर के लिए मजदूर मिल जाते हैं। ऐसे में 10-20 रुपए में मनमाने तरीके से मजदूरी कराने वाले भी गदगद रहते हैं और मजदूरों का शोषण होता रहता है। इलाके के चंद पूंजीवादी मजदूरों को कम से कम पैसा देकर ज्यादा शोषण करते हैं। मनरेगा जैसी दूसरी तमाम योजनाओं का भी बुरा हाल है। खनन के काम में लगे मजदूरों को भी सही पारिश्रमिक नहीं मिलता तो मजबूरी में उन्हें पलायन करना पड़ता है। निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के जितने साधन होने चाहिए नहीं है और सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर अधिकांश जनपदों की ये स्थिति है कि वहाँ पर जमीन उपजाऊ नहीं है। पूरे वर्ष में एक केवल फसल होती है तो आदमी रोटी कहाँ से खाए। हालात में सुधार नहीं हुआ तो भूखमरी का दंश झेल रहे इन बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है। और तो और भूखमरी के कारण इलाके में तमाम बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बुंदेलखंड की ऐसी दुखद तस्वीर सरकार को अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए काफी है। घुट घुट कर मरने को मजबूर इन गरीबों की हालत देखकर किसी की भी नजरें झुक जाएंगी, लेकिन क्या इतने भर से बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों को उनकी तमाम दिक्कतों से छुटकारा मिल पाएगा? क्या नेताओं के घड़ियाली आंसू बुंदेलखंड में विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है ये कहना और ये समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ललितपुर से मनीष चतुर्वेदी और झांसी से विकास शर्मा के साथ सौरभ दुबे, समाचार प्लस। और कई सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बांदा से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह मौजूद हैं। आप राहुल गांधी के बड़े करीबी बताए जाते हैं और आप खुद भी ऐसा मानते हैं। सुभाष मिश्रा जी हैं, आप लखनऊ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। और किशनवीर चौधरी जी हैं, आप वरिष्ठ किसान नेता हैं। विवेक सिंह जी, चूंकि आप बांदा से विधायक हैं और आप विधायक तब चुने गए जब मायावती की लहर थी, सवाल मेरा आपसे ये है
कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर कोई बुंदेलखंड का राग तो जपता है। हर राजनीतिक पार्टी बुंदेलखंड के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर लेती है। कांग्रेस पार्टी ने भी किया, लेकिन अंत में बुंदेली जन उल्लू बने रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? अपना घर द्वार छोड़कर पलायन को मजबूर जो लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं कुछ ठोस किया जा सकता? विवेक सिंह जी, विवेक सिंह जी। विकास के लिए, बुंदेलखंड के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने पहल की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर तक हम सब लोगों को लेकर गए। वो उद्योग मांगा। उद्योग 24,000 करोड़ का बिजली घर जो 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता, बुंदेलखंड खुशहाल होता, लेकिन वो मायावती जी ने लगने नहीं दिया। पूरे 1 वर्ष वो फाइल रखी रही। बुंदेलखंड के लिए ही गया था उद्योग, वो बिजली घर नहीं लगने दिया। और वो बिजली घर 1 साल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑफर किया और बांदा उत्तर प्रदेश के इलाके को छोड़कर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बाद छतरपुर के क्षेत्र में वो लगा। आप देखें कि हर जगह बिजली, पानी, नहर, किसानों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर्स, ये सारी योजनाएं भेजी। लेकिन पिछली सरकार ने पूरे के पूरा पैसे का दुरुपयोग किया। जो ट्रैक्टर गए वो मंत्री जी के रिश्तेदारों में बट गए, जिसकी लोकायुक्त के यहाँ जांच चल रही है। जितना पैसा का दुरुपयोग किया जा सकता था वो गया, और कारण सिर्फ यही रहा कि जहां पर हम खड़े थे विवेक सिंह जी, वहीं पर खड़े। विवेक सिंह जी, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं, ये आपकी बातें हो सकती हैं। मैं अभी तक बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया मुझे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, विशंबर निषाद, एक से जमुना प्रसाद बोस, एक से बढ़कर एक बुंदेलखंड के नेता प्रदेश में और देश में चमके। मुझे समझ नहीं आया, माननीयों का गढ़ होने के बावजूद बुंदेलखंड विकास से कोसों दूर रहा है। दलगत राजनीति से विवेक सिंह जी ऊपर उठकर आप वजह बताइए, वजह क्या है? बांदा का विकास जितना हो सकता था हम लोगों ने करने का प्रयत्न किया। अंतर केवल ये रह गया कि चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे वो दद्दू प्रसाद हो जी, और चाहे वो मायावती जी हों, जितने भी नेता हुए उन सब ने बांदा को महमूद गजनवी की तरह लूटा। आज हालत यह है, बांदा ही नहीं पूरा बुंदेलखंड, संपत्ति के मालिक जिनकी सीबीआई जांच कर रही है, लोकायुक्त जांच कर रहा है, तमाम एजेंसी जिनकी जांच कर रही है संपत्तियों की, एनआईएम घोटाले में जेल में पड़े हुए हैं। बांदा का पैसा जो आया वो पैसा इनके परिवार में लगा, विकास के नाम पर नहीं विनाश के नाम पर लगा। और ये हालत ये है कि सड़कें वैसी की वैसी रह गई, 4-4 बार 5-5 बार हर 6 महीने में सड़क बनती, तालाब बने नहीं, कुएं बने नहीं, जाली पेमेंट दिखा दिया, तालाब की हालत वही है। आज भी बांदा शहर के अंदर, बांदा के इलाकों के अंदर जो पुराने नवाबों के वक्त में तालाब है, अगर उनको ही केवल ठीक कर दिया जाए तो बांदा की पेयजल की आधी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा चलिए चलिए, ठीक है, हम सिर्फ बांदा पर ही फोकस ना करें। विवेक सिंह जी, आप बांदा से विधायक हैं, हम बुंदेलखंड की बात करेंगे। बुंदेलखंड में इसमें एक बात मैं कहूंगा, विवेक सिंह जी को बात ध्यान रखनी चाहिए। एक दौर था जब बुंदेलखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे गोविंदास रिछारिया। हाँ, तो दादा वहां के सबसे बड़े कद के नेता थे। हाँ। और नेहरू परिवार के करीबी थे। हाँ, दशकों तक वो व्यक्ति राज्यसभा में रहा, इंदिरा गांधी के बहुत निकट थे, बहुत जिसको चाहते थे उसको मंत्री बनवा देते थे। लेकिन बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ। विवेक सिंह जी तो अभी आए, मैं गोविंदास रिछारिया की बात कर रहा हूं। राजेंद्र अग्निहोत्री 6 दफे सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के। अगर मैं 2 पर्सनैलिटीज देखूं भाजपा और कांग्रेस की, तो गोविंदास रिछारिया और राजेंद्र अग्निहोत्री दोनों की हैसियत अच्छी रही अपनी अपनी पार्टियों में। कहा क्या विकास हुआ बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड के जो जिले हैं, मैं केवल बांदा पर कन्फाइन नहीं करूंगा जी, बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनका तो विकास नहीं हुआ जी। इस वक्त हमारे साथ आर के पटेल साहब मौजूद हैं। आप बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। आर के पटेल साहब, समाचार प्लस पर जो मुद्दा आज हम उठा रहे हैं वो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के रहने वालों की दुर्दशा पर है। बुंदेलखंड में एक साल में 300 से ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं।
5 बरस में 35 लाख से ज्यादा लोग बुंदेलखंड से पलायन कर गए। आप लोगों की सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी आप उस पार्टी में भी शामिल थे, बहुजन समाज पार्टी में भी आप थे, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम बुंदेलखंड के लोग ऐसी तड़पते रहेंगे